आइए सुनते हैं आज की कहानी पैदल सैनिक। लेखिका है आशापूर्णा देवी जी। अब और नहीं झेला जा सकता। फिर शुरू हो गई है सावित्री की वही एक जैसी बकबक, थकी मांदी बकवास और धारदार बातों का एक अजीब सा घालमेल। और सहा नहीं जाता रे, जान निकले तो जान बचे। यह मुँह झौसा यमराज कितनों को न्योत न्योत कर ले गया, मुझे क्यों नहीं ले जाता रे। बस यही उलाहना लगातार जारी रहता है। सावित्री उस मुँह झौसे जम को इसी बात के लिए जलीकटी सुनाती रहती है और अपनी बेबसी का रोना रोती रहती है। बस उसकी आखिरी और इकलौती ख्वाहिश है मौत, और इस बात को वह ढिंडोरा पीट पीट कर सारे मोहल्ले के लोगों को बताना चाहती है जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। जयंती को यह सब बड़ा ही बुरा और बेहुदा लगता है। जयंती सावित्री की बड़ी बेटी है। जयंती को अपनी माँ को माँ कहकर बुलाना भी अच्छा नहीं लगता। किसी तरह दोनों वक्त का खाना और रात को सोने के लिए मिलने वाली थोड़ी सी जगह के सिवा धीरे धीरे इस घर से उसका सारा लगाव ही जैसे ख़त्म होता चला जा रहा है। और इस जुड़ाव को जानबूझकर ही जयंती ने काट कर फेंक देना चाहा है। उसके पास समय ही कहाँ है कि वह घड़ी देखकर सुबह दोपहर शाम और रात चारों बेला घर आकर हाजिरी दे। अपने लिए भी उसके पास समय कहाँ है, लेकिन तो भी समय निकालकर उसे घर तो आना ही पड़ेगा। अपने घर सारे दिन काम काज में डूबे रहने के बाद और अपने आप को निचोड़ देने के बाद खुद अपनी देह का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिछावन पर डाल देने के लिए। और ठीक इसी समय शुरू हो जाती है सावित्री की बकझक, आरोप और अभियोग। इन बातों, दावों और दलीलों का सिलसिला शुरू हुआ नहीं कि दिन भर चलता रहता है। जयंती घर में नहीं रहती, इसीलिए वह सब सुन नहीं पाती। ईश्वर ने उसे बचा लिया, वरना इतनी सारी बकवास सुनकर पागल हो गई होती। घर के 2-4 गिने चुने सदस्यों के लिए भी खाना और नाश्ते का इंतज़ाम करने और गृहस्थी संभालने में भी सावित्री को इतनी झुंझलाहट होती है, इतनी अकेली हो जाती है। अगर उसके कंधे पर घर भर के लिए खर्चा जुटाने का भार होता तो पता नहीं क्या होता। जयंती को यह सारा कुछ करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को अब तक किसी ने सोचा भी है? माँ की स्नेह भरी दृष्टि से भले ही संभव ना हो पाया हो, एक सामान्य प्राणी की दृष्टि से भी क्या सावित्री यह सारा कुछ देख नहीं पाती है? जिस लड़की ने सारी गृहस्थी को खड़ा करने के लिए अपने को पूरी तरह से निचोड़ दिया है, उसके कानों के पास ही ये सारे बेहुदे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। विशैली फुत्कार और चीख पुकार के साथ एक ही सुर में कभी यमराज को तो कभी भगवान को बुलाया जाता है। पता नहीं उसका विवेक तो नहीं मर गया? अगर उससे कुछ कहने को जाओ तो रो पीट कर ऐसा तमाशा खड़ा कर देंगी कि हाट बाजार का सा दृश्य खड़ा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि चुप ही रहा जाए। इस चुप्पी की वजह से जयंती धीरे धीरे दूर और दूरतर होती चली जा रही है। अचानक जब कभी भी बारिश उतरती है तो आजकल वह चुपचाप बैठकर उसे निहारा करती है। अगर वह चाहे तो बड़े आराम से रस्सी पर गीले हो रहे कपड़ों को उठा सकती है। अभाव की अभिशाप छाया में पल रही इस छोटी सी गृहस्थी में थोड़े बहुत कपड़े लत्ते के गीले हो जाने की चिंता जयंती को ज़रा भी विचलित नहीं कर पाती। आजकल उसके मन में एक निर्मम आक्रोश कुंडली मार कर बैठ गया है, भगवान के विरुद्ध नहीं, खुद अपनी माँ के खिलाफ। अगर ऐसी ही दुर्दशा होनी है तो घर गृहस्थी बसाने की ज़रूरत ही क्या है? वैसे ही छोटे भाई बहनों की दुर्दशा का अंत नहीं है।
देह पर एक कुर्ता नहीं, बालों में तेल और कंघी नहीं, समय पर खाना नहीं, हारी बीमारी में दवा नहीं। गंदी बस्ती के लड़कों की तरह सारा दिन धूल कीचड़ मिट्टी में खेलते रहते हैं। दफ्तर जाने के समय जयंती और उसके पिताजी खाना खाने को बैठते हैं तो यही लगता है जैसे चोर हैं, लेकिन भोजन की महिमा का बखान कुछ कम नहीं होता। भात के साथ अगर किसी तरह दाल जुट गई तो बहुत हुआ। जलती हुई आग की तरह आधा सीझे हुए चावल के दाने और दाल को सामने रखकर शर्मिंदा होने की बात तो दूर, सुबह सुबह भात बनाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं। सावित्री उसकी लंबी सूची दोहराती रहती है अपने पति और बेटी के कानों में। क्या मजाल कि एक भी बात उठा रखे। अगर वह चाहे तो इतनी देर में बड़े आराम से 2-2 सब्जियां बन सकती हैं, लेकिन उन्हें जली कटी सुनाते रहने के सिवा और क्या करती हैं ये। ऐसा लगता है कि अगर पेट में 2 ठो दाना चला गया तो विजन बाबू बेटी के साथ जैसे स्वर्ग चले जाएंगे। सुबह से लेकर 9 बजे तक का समय जैसे बहुत ही कम होता है, जबकि वे मुंह अंधेरे ही उठ जाती हैं। पता नहीं इतनी देर तक क्या करती रहती हैं, सचमुच बड़ी हैरानी होती है। इस बीच काफ़ी देर के बाद उठकर भी 2-2 जगह ट्यूशन भी कराती है जयंती। विजन बाबू भी ट्यूशन के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़रूरत की तमाम चीज़ें, सुबह की ख़रीदारी, राशन पानी और कोयला वगैरह ले आते हैं, लेकिन वे तो कभी भी सावित्री की तरह मरने की कामना नहीं किया करते। लेकिन आज तो जयंती के मन में खाने की इच्छा भी नहीं रह गई है। घर घुसते न घुसते जयंती ने देखा कि सावित्री अपनी गोद के बेटे को पीट रही है और साथ ही अपनी मौत को भी न्योत रही है। बच्चे ने क्या अपराध किया है, इस बारे में कुछ जान पाना मुश्किल है। बच्चा कुछ बोल या बता पाने की स्थिति में नहीं है। जयंती मन ही मन हिसाब लगाती हुई सोचती है कि 2 साल के एक बच्चे के प्रति आखिर कितना निर्मम होते हुए उसे पीटा जा सकता है। अपने बिछावन पर जाकर पड़ गई जयंती, और थोड़ी देर के बाद जब छोटी मीनू बड़े जतन से और आहिस्ता आहिस्ता चाय की प्याली रख गई तो उसने उसे धमक दिया, जाकर बोल दे कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ले जा यहाँ से चाय। अगर कोई दूसरा दिन होता तो रूठने मनाने की एक पारी खेली जाती, लेकिन पता नहीं क्यों आज किसी ने परेशान नहीं किया। करेगा भी कौन। सावित्री के दिमाग का कोई ठिकाना है आज। लेकिन सोने के लिए पड़ जाते ही तो नींद नहीं आ जाती। बिछावन पर पड़े पड़े ही वह सुन रही है सावित्री की चीख पुकार, छोटे भाई बहन का रोना धोना और साथ ही खाना पकाने की छक छक की आवाज़। बगझक का शोर थमना नहीं चाहता। मुंह जोर सावित्री है कि यमराज से भिड़ी हुई है, सारे देवी देवताओं को उलाहना सुना रही है और मुंह चोर पति और पढ़ी लिखी कमाऊ बेटी के खिलाफ कमर कस कर खड़ी है। कुल मिलाकर वह सारे संसार और सारी सृष्टि के विरुद्ध अकेली लड़ रही है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अरे घर गृहस्थी के काम में इतना खर्च हो जाता है, लेकिन 50 पैसे की 2 हाथ लंबी रस्सी कोई नहीं ला देता मुझे। आखिर क्यों? कोई मुझे रस्सी ला कर दो ताकि इस मुए संसार से पिंड छूटे मेरा। लेकिन कोई रस्सी ला कर दे भी क्यों? आखिर उसके हाथ में भी तो रस्सी बंध जाएगी, तभी तो तिल तिल जला रहे हैं मुझे। क्या हुआ? फिरा धमकी खाने को? चल निकल, दूर चली जा मेरी नज़रों से। अच्छी मुसीबत गले पड़ी है। नहीं नहीं तो ले, खा खा ले मेरा माथा। अगर ऐसी ही राक्षसी भूख है तो इस दलिद्र घर में मरने को क्यों आई? कंगली। सावित्री के मुंह से इसी तरह की बकवास और बेहुदी बातों का गंदा नाला बह रहा है। ऐसी बातों को झेल पाना सचमुच बड़ा मुश्किल है। पिताजी, अब यह सब सहन नहीं होता। जयंती सामने वाले कमरे के सामने आ खड़ी थी। अब तो इस घर में किसी का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। विजन बाबू हैरान होकर उठ बैठे। उन्होंने बेटी के चेहरे की तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा।
यह सब सुन सुनकर तुम्हारी कानों में तो गिरह पड़ चुकी है, लेकिन मैं यह सब नहीं झेल सकती। मेरे लिए इस घर में टिक पाना संभव नहीं। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसका दिमाग दिनों दिन खराब होता जा रहा है। बिजन बाबू का स्वर रुंधाया। वैसे काम भी बहुत बढ़ गया है, नौकरानी भी नहीं आ रही है। जयंती ने आहत स्वर में उत्तर दिया, घर बार चलाते हुए दाल भात सिझाकर रख देना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम नहीं है पिताजी। बिना मेहनत होने की भी एक सीमा होती है। आखिर वह कोई पागल नहीं है। बिजन बाबू पत्नी की बिगड़ती जा रही आदतों का हवाला देते हुए एक बारगी बुझ गए। बात तो ठीक ही है, आजकल जीना सचमुच दूभर हो गया है। आखिर मैं करूं भी तो क्या? कुछ कहूँगा तो घर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। इसी डर से तो मैंने भी होठ सिल लिए हैं, लेकिन अब नहीं झेला जाता। कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत तो है। कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि यह नासपीटी विदा न हो जाए, सावित्री ने आगे जोड़ा। मैं भी क्या करूं, मौत भी नहीं ले जाती मुझे। पता नहीं कब आके सावित्री पीछे खड़ी हो गई थी। दरवाजे की ओट से अंधेरे में से जैसे कुछ फूटा हो। दिन रात तो उसकी दुहाई देती रहती हूँ, लेकिन मुंह झौसा काना यमराज सुनता कहाँ है। माँ की इस बेबात की बात और बेसिर पैर के झगड़े से जयंती की देह में आग सी लग जाती है। घृणा, जलन और खीज की मिली जुली कौंध उसकी आंखों में चमक उठती है। लेकिन बिना कुछ कहे वह वहाँ से जाने को हुई कि सावित्री ने उसे पुकार कर कहा, क्यों, बात क्या है? किस खुशी में आज खाना गले नहीं उतरेगा? बहुत ही तीखे स्वर में जयंती ने कुछ ऐसा सुलगता हुआ जवाब दिया कि बारूद धधक उठी। अब इस घर का एक भी दाना गले से उतारने की साध नहीं होती है माँ। क्या क्या बताया? साध नहीं होती? मेरे हाथ का खाना खाने की इच्छा नहीं होती? भला क्यों? जरा मुंह से तो फूटो। तुम लोगों की तरह जूते मोजे डालकर घर से बाहर निकल नहीं पाती, इसीलिए, है ना? बात ऐसी नहीं है माँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज के लिए मुझे माफ़ करो। मुझे शांति चाहिए, मैं ही यहाँ से चली जाऊँगी। टूटी फूटी जुबान में इस बात को बोलकर जयंती अपने कमरे में वापस आ गई और इस बात का इंतज़ार करती रही कि खिन्न कर देने वाली कोई ज़ोरदार आंधी सी आएगी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि सारा घर किसी मंत्र बल से शांत हो गया। एक ऐसा गहराता चलता फिरता यंत्र जैसे यकाएक झटके से बंद हो गया हो। जयंती बिछावन पर यूं ही दुनिया भर की चिंता लिए बेचैन सी पड़ी रही। कल उसके यूनियन की सभा है, सबका यही दबाव है कि वह भी कुछ बोले। अगर वह कोई वक्तव्य ना देना चाहे तो लिखित तौर पर ही सही कुछ पढ़ दे। उसका प्रारूप रात को ही तैयार करके रखना ज़रूरी था। अब इस समय इस भरे हुए दिमाग से क्या किया जाए? गनीमत है कल शनिवार का दिन है, शाम को 5 बजे सभा है। इस दौरान प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। अगर संभव हुआ तो वह सीधे उनके घर ही पहुंच जाएगी। अपने घर में तो लंका कांड चलता ही रहता है। वक्तव्य में रखी जाने वाली 2-4 बातों की और यूनियन के सचिव सलील सेन ने इशारा तो कर ही दिया था। उनकी राय में स्त्रियों के नेतृत्व में काम कहीं ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्होंने जयंती से यह आग्रह किया था। उसे जो कुछ कहना था वह सारा कुछ उसके दिमाग में चक्कर काटता रहा। बातें तो सारी वही हैं, बस उन्हें सजा कर रखने का ढंग ही कुछ नया होगा। वही मालिक और मजदूर की लड़ाई, वही स्थापित और विस्थापित, श्रेणीबद्ध और श्रेणीविहीन, सरमायादार और सर्वहारा की एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। सवाल यह है कि आज़ादी की इस लड़ाई में बेहिसाब और बेशुमार सैनिक लड़े और मर मिटे, रसद और कुमुक पहुंचाते रहे। क्या उनके जीवन का अंधेरा मिट सका? उन्हें याद रखने की जिम्मेदारी किन पर है? इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों पर सोने के अक्षरों में जिनका नाम लिखा होगा, अगली कतार में खड़े सेनापतियों के त्याग और निष्ठा की। ढेर सारी लड़ाइयों और लांछनाओं की कहानी को पढ़ते पढ़ते क्या किसी का ध्यान इन अभागों की ओर जाता भी है? जीवन की लड़ाई में हार गए,
और अपमानित किए गए पैदल सैनिकों की तरफ। उमड़ते भावों की लंबी चौड़ी दलीलें बघारते चले जा रहे थे वह सज्जन। दिमाग को शांत रखकर और कागज पेंसिल को हाथ में ले इन्हीं बातों को लिखते चले जाने पर ही बात बन सकती थी। लेकिन जब तक दिमाग ठंडा हो तब तक उसे नींद आ गई थी। कैसे घिनौने और बेहुदे माहौल में जयंती को रहना पड़ रहा है, इसे क्या सलील सेन समझते हैं? आखिर कितनी देर तक सोती रही जयंती? यही कोई 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे एक युग तक? ऐसा ना होता तो विजन बाबू इस तरह के दीन कातर भाव से पुकार क्यों उठते? जया, जया, जया बेटी, जल्दी उठ, देख तेरी माँ कैसे पड़ी है, हाथ पैर कैसे सुन्न पड़े हैं। मैं ज़रा डॉक्टर को बुला लूँ? जया उठ, उठ बैठ, तेरी माँ हाथ पैर पटक रही है। आखिर यह कैसी भाषा है? आखिर वह क्या कर रही है? जयंती हड़बड़ा कर उठ बैठी और बेवकूफ़ों की तरह ताकती रही। गले में गंजी डालते हुए बिजन बाबू रूंधे स्वर में बोलते जा रहे थे, और अब डॉक्टर भी क्या कर लेगा, सब खत्म हो गया होगा अब तक। थोड़ी सी भी हरकत नहीं और नस नाड़ी का तो पता ही नहीं चल रहा। बेटी तू ज़रा साहस से काम ले और माँ के पास ही बैठ, मैं ज़रा देख आऊँ डॉक्टर आना चाहेगा भी कि नहीं। भगवान ही जानता है। पानी पीने को उठी और बस गिरकर बेहोश हो गई। मैं तो कुछ समझ ही ना पाया। बिजन बाबू जूते डालना तक भूल गए और नंगे पांव बाहर निकल गए। गनीमत थी कि डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन वे इलाज किसका करते? पत्थर के टुकड़े का भी कहीं इलाज हुआ है? इसी बात पर तो विज्ञान आज तक पराजित है। हाँ, डॉक्टर ने इतना ज़रूर बता दिया कि सावित्री का रक्तचाप एक बारगी कितना ज़्यादा बढ़ गया था आंकड़ों की सहायता से। सावित्री की दुबली पतली और पीली सी देह में रक्त का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था। आखिर कब और कैसे? अचानक फूट पड़े उस रक्त प्रवाह ने दिमाग की नसों और रक्त कोशिकाओं को फाड़ डाला, और किसी को, खुद सावित्री तक को कुछ पता नहीं चला। पता चलता तो कोई ना कोई उपाय तो किया ही जाता। अजीब है यह बीमारी। चुपचाप और निरुपाय बैठे रहो और मौत की प्रतीक्षा करते रहो। बस इधर उधर भागने और हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। अगर यह किसी बड़े घर का मामला रहा होता तो बेवजह ज़मीन आसमान को एक करने का नाटक जारी रहता, लेकिन कंगालों को यह सब करना शोभा नहीं देता। बिछावन के एक किनारे पड़े रहने के सिवा बिजन बाबू और कुछ करने की स्थिति में थे भी नहीं। सुबह होने पर एक बार डॉक्टर को खबर दे देंगे, और इससे ज़्यादा किया भी क्या जा सकता था। सावित्री की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। यह सोचकर घर के सारे लोगों की अनुभूतियां खत्म हो गई। सारी रात जगने के चलते दूसरे दिनों के मुकाबले चाय पीने की इच्छा बिजन बाबू के मन में और अधिक जग गई थी, और यही हाल जयंती का भी था। छोटे बच्चों ने भी उठकर रोना धोना शुरू कर दिया था। आज उनका रोना कल्पना पहले से कहीं ज़्यादा ही था। सारे घर का माहौल सबको बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसी स्थिति में बिजन बाबू ने अपनी शर्मिंदगी को परे रखकर बेटी को पास बुलाया और कहा, तू ऐसा कर बेटी, एक बार जाकर चूल्हा तो जला दे। इन बच्चों को तो कुछ खिलाना पिलाना होगा और थोड़ी सी चाय भी बना ले। जयंती को नौकरी पर भी जाना है। आज यह बात उनके मन में आई भी नहीं थी शायद। जयंती मानो नींद से उठी। अच्छा, तो आज से उसे ही यह सब करना होगा। ओह! लेकिन रसोई घर में आते ही बेचारी के पाँव जम गए। वह कहाँ आग सुलगाए अपनी साड़ी में। चूल्हे के गले तक तो राख की ढेर जमी थी ठसाठस। इन सारी राख और जले कोयले का क्या होगा? सारे रसोई घर में बर्तन भांडे बिखरे पड़े थे, पीड़े औंधे पड़े थे। मीनू और सानू की आपसी लड़ाई की निशानी के तौर पर पानी के गिलास इधर उधर बिखरे थे। लगता है पिछली रात यह सारा कुछ सावित्री धो मांझ नहीं पाई थी।
हर रोज, हर रात जब सारा घर सो जाता है, तब सावित्री के अगले दिन का काम शुरू हो जाया करता था। बर्तन धोना, मांजना और घर की सफाई, चूल्हे की झाड़ पोछ और कोयले तोड़ना, साग सब्जी काटना कूटना और मसाले पीसना, ये सारे काम चुपचाप किए जाना, और वह सब भी इतनी कम रोशनी में, ताकि घर के लोगों की नींद ना टूटे और ना ही मिट्टी का तेल ही ज़्यादा खर्च हो। क्या जयंती ने आज तक देखा भी है कि सावित्री कब सोने गई? लेकिन आज सावित्री के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह सारी दुनिया से आंखें मूंद कर सोई हुई है, शायद जयंती को सबक सिखाने के लिए ही। अब इस घड़ी जयंती क्या करे? झूठे और बासी पड़े बर्तनों को धोए, पानी डाल डाल कर कमरों की सफाई करे, चूल्हे में अटी राख निकाल कर फेंके, इसके बाद गोईठे, कोयले और लकड़ी से उसे सुलगाए। जब वह आग पकड़ ले तब क्या करे? चाय बनाए, और सिर्फ चाय ही नहीं, भात और दाल भी, दूध और बार्ली भी, सुबह, दोपहर, शाम और रात, फिर अगले दिन। चाय की आशा में बैठे बैठे बिजन बाबू एक बार तो बुरी तरह निराश हो गए और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता लाने के बहाने बाहर किसी दुकान से ही चाय पी आए। सावित्री की हालत देखकर उनका मन प्राण हाहाकार कर उठता, लेकिन चाय की तलब तब भी बनी हुई थी। अब और किसी भी दिन उस बड़े कांच के गिलास में भाप उबलती गर्मा गर्म और भरपूर चाय हाथ में लेकर सुबह के समय सावित्री उन्हें पुकारा नहीं करेगी, जिस पुकार को सुनकर उनकी नींद टूट जाया करती थी। इस बात को सोचते सोचते वह अन्यमनस्क हो उठे और चाय की प्याली पी चुकने के बाद भी उन्होंने उसे एक बार होठों से लगा लिया। और एक प्याली चाय लीजिए ना, किसी सज्जन के ऐसा कहने पर उनका ध्यान टूटा। आजकल बारिश के दिनों में, अरे सुना नहीं तुमने, इधर एक प्याली चाय। नहीं नहीं, रहने दीजिए, कहकर बिजन बाबू तेजी से उठ खड़े हुए। लेकिन इस जयंती को क्या हो गया? मूड़ी और चना चबेना के बूते पर अपनी भूख दूर भगाने वाले चांदुअर खोका ने भात खाने की रट लगा रखी थी। बिजन बाबू अधीर हो चले थे। उन्होंने बेटी के पास जाकर चिरौरी की, आखिर भात का क्या हुआ जया? अगर बन गया हो तो ये 2 कौर खा तो लेंगे, 2 चम्मच दूध डालकर। अब तो इन्हें संभाल पाना सचमुच बड़ा मुश्किल है। भात? बिजन बाबू क्या कोई सपना देख रहे हैं? अभी अभी तो बर्तन साफ करके उठी है जयंती। गंदे कपड़े लत्तों का अंबार पड़ा है और नल से पानी कब का गायब हो चुका है। मीनू ने दीदी पर तरस खाकर चूल्हे में आग सुलगाई थी। चूल्हे ने भी ढेर सारा धुआं उगला, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ठंडा पड़ गया, ईश्वर ही जाने। इसी बीच जयंती नहाकर आ चुकी थी और चूल्हे के मुंह पर हाथ से पंखा झल रही थी। उसका हाथ अकड़ गया था। बर्तनों में एक बूंद पानी नहीं भरा गया था। अगर चूल्हा सुलग गया तो वह उस पर भात वाली हांडी आखिर कैसे चढ़ाएगी? अरे भात बना कि नहीं? तभी बिजन बाबू ने सवाल दोहराया, भात आखिर बन जाएगा कैसे? पिता की आपाधापी से जयंती की देह में आग सी लग जाती है, लेकिन वह कहे भी तो क्या? 10:30 बज चुके हैं। इस बात से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती है। अब कलकत्ता शहर में तालाब या पोखर तो है नहीं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वह भी सरकारी दया का ही नमूना है, जो कि लड़ाई के दिनों की तैयारी की धुंधली सी याद जगाती हैं। छोटी सी बाल्टी लेकर मीनू पानी लाती रही, कम से कम 15 बार। किसी तरह लाज रह गई। सिर्फ भात और दाल की थाली कटोरी सबके सामने रखते रखते कब और किस तरह दिन के 2 बज गए, इसे जयंती समझ ही नहीं पाई। उसे अपना खाना समाप्त करते करते तो 3 बज जाएंगे। इस तरह फिर सारा रसोई घर धोना होगा। सारे घर में झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। अभी घर कल से बासी पड़ा है। बर्तन धोने हैं, दोनों वक्त के कपड़े धोना भी ज़रूरी है, जिनका ढेर पड़ा है। साड़ियाँ, कुर्ते, गंजी, कथरी, चीथड़े, दस्ती और ना जाने क्या क्या। इन सब के बाद फिर चूल्हे से जूझना, फिर वही भात और दाल। इसके बाद फिर अगले दिन की तैयारी। अगर ऐसा ना किया गया
तो उसके अगले दिन फिर ऐसी ही हड़बोंग मचेगी और अफरा तफरी होगी और कोई काम समय पर ना होगा। काम भी कोई इतना ही नहीं है, और भी ढेर सारे काम हैं जिनके बारे में जयंती कुछ नहीं जानती। कल, आज, कल, फिर परसों, उसके बाद भी आगे और अगले दिनों में भी सावित्री अब कभी भी काम का यह भार अपने कंधे पर नहीं ढो पाएगी। वह अपने पांवों पर चलकर इन सारे सवालों से जूझ नहीं पाएगी। मिट्टी के खिलौने की तरह चुपचाप पड़ी रहेगी और फिर देखते देखते पथरा जाएगी। दूसरे के कंधों पर चढ़कर ही अब वह विदा होगी। आखिर यह सब कौन करेगा? दिन की पाली संभालने के बाद ही जयंती को यह लगने लगा कि अब क्या करे। वह बिछावन पर जाकर पड़ जाए या फिर किसी जंगल की तरफ भाग जाए। अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखकर बिजन बाबू के मन में जैसे दया का भाव उमड़ आया। दोपहर ढलने के बाद वे बेटी से बोले, जया सुन, अब इस बेला रसोई बनाने की ज़रूरत नहीं, दुकान से डबल रोटी मंगवा ली जाएगी। और तू ऐसा कर कि माँ के पास ही थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं देखता हूँ चाय वाय का क्या किया जा सकता है। आखिर तुम क्या करोगे? जयंती ने बुझे स्वर में पूछा। देखूं क्या कुछ है, हम दोनों ही तो इस मामले में अनाड़ी हैं। मीनू चल तो ज़रा मुझे दिखा तो सही कहाँ क्या रखा है। चूल्हे में ताव देते हुए भी जयंती चुपचाप पिताजी को देखती रही। आगे उन्हें मना करे उसमें ऐसा उत्साह नहीं था। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद वह माँ के बिछावन के पास जाकर बैठ गई। सावित्री के चेहरे पर कोई भाव न था। ऐसा लगता था मौत के पहले ही वह घर और संसार से अपने तमाम संबंधों को तोड़ देना चाहती हो। अपनी माँ पर होने वाले गुस्से के चलते ही लगता है उसकी आंखों में इतनी देर बाद आंसू उमड़ आए। दुनिया भर के काम के साथ अपनी दुबली पतली काया को घसीटती चली जा रही थी। दिन और रात, रात और दिन, इस तरह किसी भी दिन डबल रोटी खरीद कर उन्हें रात नहीं बितानी पड़ी थी और ना ही ट्यूबवेल से मीनू को पानी ढोकर लाना पड़ा था। उसने देखा था कभी कि रसोई घर के फर्श पर औंधे पड़े बिजन बाबू चूल्हे के सामने पंखा झल रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद एक बार के लिए भी कभी जयंती ने माँ के लिए पान का एक पत्ता भी सजा कर आगे बढ़ाया है? उसकी नौकरी से मिलने वाले ये थोड़े से रुपयों की भला औकात भी क्या है? या फिर उन रुपयों की चमक और चौंध इतनी ज़्यादा है कि जयंती की आंखें चौंधिया गई हैं। तभी घड़ी ने टन 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 5 बजाए। 5 बज गए। ठीक 5 बजे उसे कोई ज़रूरी काम करना था। ओह हाँ, सभा में जाना था। आज तो दफ्तर भी नहीं जा पाई थी वह। उसे तो कुछ याद भी नहीं रहा था। क्या तो कहना था जयंती को। उसे ललित सेन का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा। उसकी बातें रह रह कर याद आती रही। पैदल सैनिक कौन है वे? सिर्फ लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले सैनिक या कारखाने में काम करने वाले मजदूर? ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।